हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी टीचर रंजना गुप्ता। आज फिर सामाजिक विज्ञान के सेकेंड पोर्शन समकालीन भारत सेकेंड यानी भूगोल के चैप्टर सेकेंड को लेके आपके सामने फिर से आ गई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पहले चैप्टर का सारा काम कंप्लीट कर लिया होगा। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग से निवेदन करना कि आप लोग जो बच्चे इस पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं वे दूसरे अन्य बच्चों की जिनके नंबर उनके पास हैं उनको कांटेक्ट करके क्लासेस के बारे में बताइए और सहयोग करके उनका भी काम पूरा कराइए। जब सब लोग साथ आगे बढ़ेंगे तभी हमारा ये अभियान सफल होगा। धन्यवाद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। तो दूसरा चैप्टर है आपका वन एवं वन्य संसाधन। तो आपने पहले चैप्टर में संसाधन क्या है इसके विषय में पढ़ा था। फिर संसाधन के रूप में हमने भूमि संसाधन के विषय में बताया था। मिट्टी संसाधन के विषय में आपको बताया था, मृदा जिसमें उसके प्रकार इत्यादि बताया था। अब उसी तरह एक अन्य संसाधन है जिसको हम वन एवं वन्य संसाधन कहते हैं। इसमें अब हम आपको सबसे पहले इसका परिचय दे दें। आप जानते हैं कि पृथ्वी वह ग्रह है जिसमें हम सभी रहते हैं और केवल हम ही नहीं रहते, इस पे अनेकों अनेक हजारों हजार तरह के पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंगे सूक्ष्म जीवाणु से लेके बड़े बड़े विशाल बरगद पीपल जैसे बड़े बड़े वृक्ष और नन्ही नन्ही घास, हाथी, ब्लू व्हेल तक, और यहाँ तक कि और इतिहास में हम पढ़े कि डायनासोर जैसे विशालकाय पशु भी हमारी इस धरती पे रहते थे। तो अर्थात ये धरती विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, प्राणियों एवं वनस्पतियों का एक समूह है, समूह का आश्रय है, निवास स्थान है। अब हम पहले हेडिंग लेते हैं, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात क्या है? वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे, चाहे ये बड़ी प्रजाति हो चाहे छोटी प्रजातियां हो, सभी प्रकार के पेड़ पौधों को हम वनस्पति जात कहते हैं। और प्राणी जात होता है, प्राणी मतलब सभी प्रकार के मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीटाणु इत्यादि जितने भी प्रकार के सजीव हैं वो सभी प्राणी जात में आते हैं। अब हम पता है कि भारत जो है हमारा देश जैव विविधताओं से भरा हुआ है, अर्थात यहाँ पे जो जैव हैं वो कुछ श्रेणी के नहीं है, इसका एक बहुत विशाल विस्तृत आकार है जिसकी सारी प्रजातियों को न हम जानते हैं, न देख पाए हैं, न देख सकते हैं। इतनी ज्यादा विभिन्नताएं लिए ये जैव विविधता हमारी इस धरती पे और खासकर हमारे भारत देश में है। कहा जाता है कि अनुमान के अनुसार भारत में 10% वनस्पति जात अब बिल्कुल क्या हो गई हैं, उनके लुप्त होने का खतरा है। वो पर्यावरण से अनुकूलन न कर पाने या और भी अन्य कई कारण है जिसके कारण वो धीरे धीरे इस धरती से बिल्कुल क्या हो गई, लुप्त हो गई हैं। और इसी तरह 20% स्तनधारी जो है वो भी इस धरती से लुप्त होने की कगार पे है। स्तनधारी से मतलब वे पशु पक्षी या प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। उदाहरण के लिए चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, पहाड़ी कोयल आदि ऐसे जीव जंतु हैं जो धरती से बिल्कुल या तो समाप्त हो गए या बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे हैं। अब ये कि जब ये पशु पक्षी समाप्त हो रहे हैं, इतने तरह के और कितने तरह के हैं हमारी धरती पे और खासकर भारत के संदर्भ में, तो हम इसके विषय में जानने के लिए इनका वर्गीकरण देखेंगे। हम इनको बांट के देखेंगे कि कितनी प्रकार के पशु पक्षी और जीव प्राणियां हमारी इस धरती पे हैं। तो पहला बात है कि इसको आखिर इनका वर्गीकरण किया किसने?
तो इनका वर्गीकरण बच्चों अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ ने इन प्रजातियों, चाहे वो वन्य जात है और चाहे प्राणी जात है, इनका वर्गीकरण इसी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संघ ने किया। तो सबसे पहला वर्गीकरण का वर्ग जो इन्होंने बांटा वो है सामान्य जातियां। सामान्य जातियां मतलब इसमें वे सभी जातियां आती हैं जिनके जीवित रहने के लिए संख्या विशाल है, जो बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, अत्यधिक संख्या में पाई जाती हैं, जिनको हम बिना किसी प्रयास के इर्द गिर्द हर जगह देख सकते हैं। जैसे पशु हुआ, साल के वृक्ष हुए, चीड़ के वृक्ष हुए, ये सब हमें दुर्लभ नहीं है, यानी हम इन्हें सामान्य रूप से कहीं भी देख सकते हैं। तो ऐसे पशु, पक्षी और वनस्पतियां जो हैं उनको सामान्य जातियों में विभाजित किया गया। दूसरा है संकटग्रस्त जातियां। नाम से ही स्पष्ट है, संकटग्रस्त यानी जिनके ऊपर संकट है। संकट किस बात का है? इनके लुप्त होने का, कि ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो जो वनस्पतियां या जैव जो है, जीव जंतु जो हैं धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, उनको संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में रखा गया है। अब है कि किन कारणों से इनकी संख्या कम हुई, तो जिन कारणों से इनकी संख्या कम हुई और अगर इसी तरह ये जारी रहा, तो जारी मतलब ये कारण अगर इसी तरह जारी रहे तो इनका जीवित रहना अत्यधिक कठिन है। जैसे काला हिरन, जंगली गधा, मगरमच्छ, शेर की पूंछ वाला बंदर, जो चेहरा जिसका शेर जैसा दिखाई देता है, ऐसा इस प्रजाति का बंदर जो है, ये सब संकटग्रस्त जातियों में आती हैं। तीसरी जो वर्गीकरण किया गया वो है सुवेद जातियां। सुवेद मतलब जिनको आसानी से भेदा जा सके, मारा जा सके। तो अब जब सुवेद हैं तो नेचुरल है कि इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, और जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या घट रही है और वो भी अगर ऐसे ही जारी रही तो ये सुवेद जातियां भी एक दिन संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सब जो हैं बहुत भारी संख्या में इनका लोग शिकार इत्यादि कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी इन्हें भी संकटग्रस्त श्रेणी में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ मतलब जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाए, और जो चीज कठिनाई से प्राप्त होती है नेचुरली कि वो संख्या में बहुत कम होगी, और संख्या में चूंकि बहुत कम है तो ये भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती है। पांचवा है स्थानिक जातियां। स्थानिक मतलब जो किसी स्थान विशेष पे पाई जाए, हर जगह नहीं, उनका कोई क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र विशेष में जो पाई जाती हैं, तो ऐसे प्रजातियों को स्थानिक जातियां कहते हैं। जैसे अंडमानी चील। अंडमानी चील नाम से ही पता है, अंडमान जो कि आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में, जो हमारे भारत का द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, उस वहां पे ये चील, अंडमानी चील पाए जाते हैं। निकोबारी कबूतर, वहीं बगल में निकोबार भी है आपका, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर इत्यादि, इन्हें हम स्थानिक जातियां कहते हैं, जिनकी की भी धीरे धीरे अगर इनका भी शिकार इत्यादि पे रोक नहीं लगी, कमी नहीं हुई, तो ये भी धीरे धीरे संकटग्रस्त श्रेणियों में आ जाएंगे। फिर छठा है लुप्त जातियां। लुप्त मतलब जो अब छिप गई हैं, समाप्त हो गई हैं, पूरी धरती से ये जातियां लगभग गायब हो गई हैं, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, ये सब धीरे धीरे क्या हो गई हैं, जो गायब हो गई हैं उन्हें ही हम लुप्त जातियों की श्रेणी में रखते हैं। और हम कैसे जाने कि ये लुप्त हो गई हैं? तो जो इनका नेचुरल प्राकृतिक निवास स्थान था, जब वहां जाकर इनकी खोज की गई तो खोजने पे भी ये किसी को नहीं मिली, तो इससे अनुमान लगाया गया कि धरती पे ये जातियां अब क्या हो गई हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे नीली भेड़ है, एशियाई हाथी जो कभी एशिया में
बहुत अधिक संख्या में पाई जाती थी, डॉल्फिन इत्यादि। अब है कि ये जो लगातार पशु पक्षियों का शिकार हुआ और प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो उससे वनों को भी बहुत अधिक नुकसान हुआ। वनों का नुकसान हमें कैसे हुआ कि हम जानते हैं कि चाहे लकड़ी हो, पत्ते हो, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, चारा, ईंधन, इन सभी चीजों के लिए इंसान वन पे ही निर्भर है। वो वनों से ही इन चीजों को प्राप्त करता है। तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और बहुधा लालच के वशीभूत होकर अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए इन चीजों का अत्यधिक कटाई किया, प्राप्त किया, व्यापार में लगाया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इससे वनों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। औपनिवेश काल की बात पिछले चैप्टर में भी हुई थी। औपनिवेश काल कि मतलब वह काल जब भारत किसी अन्य देश का गुलाम रहा, यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी अधिकारों पे किसी विदेशी देश का कब्जा रहा। तो उस दौरान, और इसमें आप जानते हैं, आपको पीछे भी हमने बताया था कि अंग्रेजों ने औपनिवेशी हमारे देश को अपना उपनिवेश बनाया था, और उस काल में अपने फायदे के लिए उसने जो विकास के कार्य किए, उसमें सबसे उल्लेखनीय कार्य था रेलवे लाइन का विस्तार। और रेल लाइन बिछाने के लिए, उसकी पटरियों को बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में लकड़ियों की जरूरत पड़ी, और उन्होंने बिना भविष्य का सोचे विचारे अंधाधुंध जंगलों की कटाई करी, और उससे लकड़ियां लेकर उन्होंने पटरियों का निर्माण किया, और पूरे भारत में उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन का विस्तार किया। और अन्य भी कई अपनी औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने वनों की कटाई अत्यधिक मात्रा में किया। अगला पॉइंट है, झूम खेती ने भी वनों का नुकसान पहुंचाया। झूम खेती 9th में आप पढ़े होंगे कि जिसके अंतर्गत ये किसान क्या करता है, एक स्थान विशेष पे कुछ समय तक खेती करता है। जब वहाँ की जमीन कम उपजाऊ हो जाती है, फसल कम होने लगती है, तो उस स्थान को वो क्या करते हैं, छोड़ के आगे चली जाती है, और फिर वहाँ के जंगलों को जला उला के वो खेत लायक वो खेत बनाती है, खेती लायक खेत बनाती है, और फिर वहाँ फसल उगाती है। और इस तरह ये उनका निरंतर ये कार्य आगे चलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वनों की कटाई बहुत ज्यादा होती है और वनों का नुकसान होता है। फिर अगला पॉइंट है, नदी घाटी परियोजना की वजह से भी वनों का सफाया किया गया है। नदी घाटी परियोजना, जिसे आप बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जानते हैं, कि बहुउद्देशीय इसलिए कहा जाता है कि एक परियोजना से कई सारे उद्देश्य जब सिद्ध होते हैं तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे किसी परियोजना को बना के उससे हम खेती के लिए पानी, नहर तैयार करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, पर्यटन स्थल वहां बनाते हैं, तो इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो जब हम किसी स्थान विशेष का चुनाव किसी परियोजना के लिए करते हैं, तो वहां सबसे पहला काम वहां पे क्या किया जाता है, वनों का सफाया किया जाता है। तो ये परियोजनाओं के कारण भी वनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फिर अंतिम पॉइंट है, खनन द्वारा भी वनों की बर्बादी हुई। खनन, आप जानते हैं कि बहुत सारे खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, सब पेट्रोल, सब जमीन के नीचे ही पाए जाते हैं, और इनको प्राप्त करने के लिए खनन करना पड़ता है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर से उन चीजों को निकाली जाती है। तो सबसे पहले उन जगहों के वनों को काट कर खत्म किया जाता है, और तब वहां पे खनन का कार्य होता है, जिसके कारण भी वनों को बहुत अधिक नुकसान होता है।